चलिए ना, लास्ट क्लास में हम लोग कलर इंटेंसिटी के ऊपर डिस्कशन हो गया था हमारा, ठीक है। कलर इंटेंसिटी के बाद बेटा तीसरा जो एप्लीकेशन हम लोगों को पढ़ना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो थर्ड एप्लीकेशन हमें देखना है दैट इज थर्ड एप्लीकेशन जो हम लोगों को पढ़ना है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। अब आइए बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं। मेल्ट करना आई होप सबको पता ही है। कोई भी आपको सॉलिड सब्सटेंस दे दिया जाए तो सॉलिड को लिक्विड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, या फिर फ्यूजन भी बोला जाता है इसको। और इस फ्यूजन या मेल्टिंग को कराने के लिए जितनी भी एनर्जी लग रही होगी उसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोल दिया जाएगा, और या फिर वो जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट का हमारे सिलेबस में जितना काम है उसको थोड़ा अच्छे से समझ लें। पहले हमें जब मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना है तो हमें दो तरह के मेल्टिंग पॉइंट पढ़ने हैं सिलेबस के अंदर, एक तो कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और एक एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे होंगे इस टॉपिक के अंदर वो कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर कर रहे होंगे। आगे जाके जब हम लोग पी ब्लॉक वगैरह थोड़ा बहुत जो हमारे सिलेबस में वो देखेंगे तब हम एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ रहे होंगे। एलिमेंट्स मतलब ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट है, लीना की रब से फरियाद उनका ऑर्डर, या फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑर्डर। और एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है वो यहां से ही होती है, एलिमेंट्स से, है ना। कंपाउंड से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है जो हम अभी पढ़ने वाले, बट ठीक है, सिलेबस का पार्ट है, थोड़ी बहुत बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो बाई चांस कभी पूछ ले तो इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। कंपाउंड्स में जब इस चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं तो इस चैप्टर में दो तरह के कंपाउंड्स हमें पढ़ने होते हैं, एक तो आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो अभी हम लोग आयनिक कंपाउंड से आयनिक बॉन्ड्स के ऊपर बात कर रहे हैं, बट एक जनरल ट्रेंड है कि आयनिक और कोवेलेंट में से आयनिक में क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होता है ना, क्योंकि चार्ज कंप्लीट होता है, और कोवेलेंट में चार्ज कैसा होता है, पार्शियल। तो आयनिक कंपाउंड्स का जो लैटिस होता है वो ज्यादा मजबूत बनता है, ठीक है। और अगर लैटिस मजबूत है तो लैटिस को तोड़ना या पिघलाना मुश्किल हो जाता है। मेल्ट करने की बात चल रही होगी, है ना। तो पिघलाना मुश्किल हो जाएगा, तो लैटिस को पिघलाने के लिए या मेल्ट करने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। तो इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि जनरली कोवेलेंट बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयनिक बॉन्डेड जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें आयनिक बॉन्डेड वालों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। तो आइए यहां पर डिस्कस करते हैं। जनरली अगर हम लोग बात करें तो जनरली आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट कम। ये एक जनरल ट्रेंड है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट पे और डिस्कशन अगर हम लोग करें तो बेटा यहां पर सेकंड नंबर पे पॉइंट ये आता है कि इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन इन द सेंस कुछ ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड वाले सॉलिड कंपाउंड्स मिले हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से भी ज्यादा देखा गया है। बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड कहने का मतलब यहां पर क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जब सॉलिड स्टेट आप पढ़ते थे तो वहां पर एक कोवेलेंट सॉलिड आता है और एक मॉलिकुलर सॉलिड आता है। अब जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं ना वो बेसिकली इनसे भी ज्यादा हैवी मेल्टिंग पॉइंट या हायर मेल्टिंग पॉइंट दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि भैया उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे डायमंड, तो डायमंड में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड आयनिक नहीं है, कोवेलेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्बन में हम जब बोलते हैं ना कि एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है डायमंड के अंदर, तो ऐसा नहीं कि चेन वहीं पर खत्म हो जाती है। उनका जायंट स्ट्रक्चर होता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर की तरह होते हैं। और इसीलिए जब आप खुद सोचिए कि एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ इसको मेल्ट करना होता तो आसान होता, लेकिन ये चेन इधर 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 बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। और इस वजह से इस पूरे लैटिस को मेल्ट करना क्या हो जाता है हमारे लिए, मुश्किल। और लैटिस को मेल्ट करना मुश्किल हो गया, इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो होता क्या है कि जब हम आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं तो एक पॉइंट आ जाता है कि जनरली आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। और वो एक्सेप्शन कौन है बेटा, डायमंड लिख दिया, नॉर्बाइड, कार्बोरेंडम और सिलिका। ये चार हमारे दिमाग में होने चाहिए। और इसके बाद एक लिख देता हूं मैं, Al2O3। ध्यान से देखिए, कंपाउंड आपके सामने लिखे, डायमंड, नॉर्बाइड, कार्बोरेंडम, सिलिका। डायमंड तो ठीक है, B4C को बोला जाता है बेटा नॉर्बाइड, SiC को बोला जाता है बेटा कार्बोरेंडम, है ना। इसके बाद SiO2 को बोला जाता है सिलिका बोल सकते हो आप, या फिर कोरेंडम भी बोला जाता है इसको। इसको कार्बोरेंडम बोला जाता है, इसको कोरेंडम बोला जाता है, ठीक है।
और Al2O3 हम लोग जानते हैं इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, एल्यूमिना, या फिर एल्यूमिनियम की ओर आती है बॉक्साइट, तो इसको बॉक्साइट भी कहा जा सकता है। इनका ध्यान से सुनना, इनमें से जो ये शुरू के 4 लिखे हुए हैं, डायमंड, नॉर्बाइट, कार्बोरेंडम, सिलिका, ये सब कोवेलेंट कंपाउंड्स है, पर इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो जायंट कोवेलेंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। जायंट कोवेलेंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होने की वजह से इन्हें कोवेलेंट सॉलिड भी कहा जाता है, और इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, काफी ज्यादा। जबकि Al2O3 को आप देखोगे तो एल्यूमिनियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और मेटल नॉन मेटल का कंपाउंड कैसा हो जाएगा, आयनिक। तो आप देख सकते हैं कि Al2O3 आयनिक है, लेकिन आयनिक से भी ज्यादा कैरेक्टर किसका देखने को मिल रहा है आपको, कोवेलेंट सॉलिड्स का। जबकि जनरली आयनिक और कोवेलेंट में से आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये 4 एक्सेप्शन के फॉर्म में याद रख लीजिए। हालांकि कोई एक्सेप्शन नहीं, वो सॉलिड्स का खेल है, लेकिन अब सॉलिड स्टेट सिलेबस में नहीं तो अपन जान ही रहे उस पर। डायमंड, नॉर्बाइट, कार्बोरेंडम, सिलिका और उससे कम आयनिक, इसके बाद बाकी आयनिक और कोवेलेंट का ये वाला जो फैक्ट है वो ट्रू आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए, पहले काम करो, उसको लिखते रहो जब तक मैं केसेस यहां पर लिख देता हूं, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए ना, अब यहां पर डायमंड, नॉर्बाइट, कार्बोरेंडम और सिलिका के बाद की बात करते हैं। ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए एग्जाम में आपको एक मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ गया, और उस क्वेश्चन में आपको अगर डायमंड, नॉर्बाइट, कार्बोरेंडम या सिलिका दिखता है, तो उनके लिए तो ऑर्डर आपको याद ही होना चाहिए कि भाई क्या ऑर्डर है। लेकिन उसके अलावा, इन चारों के अलावा, डायमंड, नॉर्बाइट, कार्बोरेंडम, सिलिका के अलावा कोई भी आयनिक या कोवेलेंट कंपाउंड आए, तो जनरल ट्रेंड हम लोगों ने क्या बोल दिया कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट कम। दूसरी बात ये कि मान लीजिए एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया गया उसमें जो 3-4 ऑप्शन जो भी दिए गए वो सारे के सारे आयनिक 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 ही हो, तो अगर सारे ही आयनिक है तो ना तो ये पॉइंट काम आएगा ना तो ये पॉइंट काम आएगा, क्योंकि सभी आयनिक है। तो अगर सेम टाइप के कंपाउंड आ जाए, सभी आयनिक आ जाए, तो फिर कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कुछ केसेस समझ रहे हैं, कुछ अप्रोच समझ रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले जब भी देखो एक बात समझ लेना, मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टॉपिक है, या मैं 3 पॉइंट आपको बता ही दूं क्लियरली, आपको पता भी होने चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट आपके सिलेबस में जो काम आएगा, डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट, इन तीनों के बारे में बहुत क्लियरली समझ लें कि ये बिना सिर पैर वाली प्रॉपर्टीज होती है। बिना सिर पैर वाली प्रॉपर्टीज होने का मतलब है इनके कोई फिक्स्ड फैक्टर होते नहीं है वैसे एक्चुअल में। जब आप किसी को मेल्ट करने जा रहे हैं तो सारा का सारा खेल किसका आ जाएगा, लैटिस का, क्योंकि ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में कंपाउंड लैटिस स्ट्रक्चर के फॉर्म में बने होंगे। लेकिन याद करिएगा, जब हमने आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था कि दो आयनिक कंपाउंड का लैटिस स्ट्रक्चर सेम होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते थे कि वो दोनों क्या है, आइसोमॉर्फस। लेकिन मैंने आपको यह भी बोला था कि लैटिस को पहचानना हमारे लिए इस लेवल पे आसान नहीं होता, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा जाता है। तो हमने वहां पर जुगाड़ पड़े थे कि भैया सारे टोटल आयन बराबर, केटायन के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बराबर, एनायन के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बराबर, तो आइसोमॉर्फस बोल देने का है।
तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो सारे फैक्टर्स इस लेवल पे देख पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको कोई कंपाउंड दे दूं, जैसे मैंने बोला Na2SO4, और मैंने बोला इसके बारे में बताओ कि ये सिंपल क्यूबिक है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, खेल खत्म है अपना, नहीं पहचान सकते इस लेवल पे। और अगर हम उसका लैटिस नहीं पहचान पा रहे तो फिर हम उसके आगे बढ़ भी नहीं सकते। उसके बाद लैटिस के अंदर भी पैकिंग एफिशिएंसी नाम की चीज अगर आपने कभी सुनी हो तो उन सब चीजों का मैटर होता है ना। तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट वगैरह या बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक्चुअल में कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पर वो सारे मल्टीपल फैक्टर हम एट अ टाइम नहीं लगा सकते, या हम अपने सिलेबस के दायरे में रहते हुए जब बात करें कि 11वीं 12वीं के लेवल पे क्या क्वेश्चन बनते हैं या एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोग कुछ फैक्टर्स इनके लिए पढ़ेंगे। इसमें और इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम आती है मेनली वो किसमें आती है, मेल्टिंग पॉइंट में। तो आइए उस पर बात करते हैं। यहां पर जब हम बात कर रहे हैं अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, तो ध्यान सुनिएगा, मेल्टिंग पॉइंट सारा का सारा खेल होता है लैटिस का, लेकिन हम लोग लैटिस को डायरेक्टली पहचान नहीं पाते, तो हम कैसे सॉल्व करें, आइए उस पर बात करते हैं। मान लीजिए आपको आयनिक कंपाउंड दिया गया, पहली चीज लिखी हुई है कि उसमें कोई ना कोई कॉमन आयन दिया होगा या फिर कॉमन आयन नहीं दिया होगा, दो तरह की बातें हो सकती है। पहले मान के चलते कि कुछ कॉमन आयन दिया हो। अगर आयनिक कंपाउंड में जो कॉमन आयन दे रखा है वो कौन है बेटा, हकन ऑफ। कौन सा है, हकन ऑफ। हकन ऑफ कहने का मतलब हाइड्राइड, कार्बाइड, नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, सबके एनायन की बात हो रही है ना। तो अगर हमको कॉमन आयन कौन दे रखा है, हकन ऑफ, तो इन केसेस में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा फैक्टर देखेंगे बेटा, लैटिस एनर्जी। तो अगर कॉमन आयन हकन ऑफ है तो लैटिस एनर्जी से सॉल्व करना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा है, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होने का मतलब उसकी स्टेबिलिटी, उसका अट्रैक्शन ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। और बेटा स्टेबिलिटी ज्यादा है तो मेल्ट करना आसान होगा या मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। तो अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो मेल्ट करना मुश्किल है, मेल्ट करना मुश्किल है मतलब मेल्ट कराने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। इसका मतलब जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी, मेल्ट कराने के लिए उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। मतलब रिलेशन क्या बन के आता है कि मेल्टिंग पॉइंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। पर ये फैक्टर कब लगाना है, जब कॉमन आयन कौन होंगे, हकन ऑफ। मान लीजिए कॉमन आयन हकन ऑफ में से नहीं है, तो इफ एनी अदर कॉमन आयन इज गिवन या प्रेजेंट, तो आप फिर लैटिस पे ना जाके किससे सॉल्व कर लीजिए, पोलराइजेशन से। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन ही पढ़ रहे हैं एक तरह से, तो पोलराइजेशन से सॉल्व करें। मुझे एक बात बताओ, आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड में से, आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड में से आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। अब अगर आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसमें मैं और भी बात बोल दूं, ये जो हकन ऑफ है ना, हकन ऑफ के अलावा अगर ग्रुप 1 के कैटायन आ जाए, कौन से, ग्रुप 1 के कैटायन आ जाए, है ना, तो भी आप लैटिस से सॉल्व कर ले। यहां पर आइए, अगर कॉमन आयन इनमें से नहीं है, मतलब हकन ऑफ नहीं है और ग्रुप 1 के कैटायन नहीं है, ग्रुप 1 का कैटायन मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना, अगर ये नहीं है तो फिर आपको किससे सॉल्व करना है, पोलराइजेशन से। और पोलराइजेशन से सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमें यह पता चल जाएगा कि कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर है या कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो अगर कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ, इसका मतलब है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हुआ, इसका मतलब है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो आइए उसी बात को देख रहे हैं यहां पर। भैया मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। अगर किसी का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर कब कम होगा, जब पोलराइजेशन भी कम होगा। तो अगर लैटिस एनर्जी से सॉल्व कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, और अगर पोलराइजेशन वाला केस है तो मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, कैसे भी देख ले। ये दो फैक्टर फटाफट नोट डाउन करिए। आइए थर्ड फैक्टर एक और लिखा देता हूं, लिखिए ये दोनों, जल्दी लिखो फटाफट।
चलिए ना, अब ये दो फैक्टर्स लिखने के बाद केस नंबर थर्ड लिखिएगा, इफ नो कॉमन आयन इज गिवन। ऐसा भी हो सकता है कि भाई क्वेश्चन में कोई भी कॉमन आयन ना हो। इफ नो कॉमन आयन इज गिवन देन यूज लैटिस एनर्जी। कॉमन आयन ना दिया हो तो भी आपको लैटिस एनर्जी से ही सॉल्व करना है, क्योंकि मेल्टिंग जनरली लैटिस पे ही डिपेंड करता है। इफ नो कॉमन आयन इज गिवन देन यूज लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी का रिलेशन क्या हो जाएगा, यही ऊपर वाला, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। आइए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। पहला एग्जांपल यहां पर जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, मान लीजिए आपको एग्जाम में दिया गया NaF MgF2 और AlF3, और मान लीजिए आपको बोला गया कि इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट वगैरह वगैरह आपको चेक करना है, कैसे कंपेयर करेंगे, आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात बेटा, मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आते ही आप पहले ये देखिए कि कहीं ना कहीं आपको डायमंड, नॉर्बाइट, कार्बोरेंडम और सिलिका दिया है या नहीं दिया। जैसे इसमें डायमंड, नॉर्बाइट, कार्बोरेंडम, सिलिका अगर दिया होता तो हमें ऑर्डर फिर याद ही होना चाहिए था। अगर वो नहीं दिया है तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें से हम लोग कॉमन आयन को पहचानना चाहेंगे। मुझे बताइए क्या इन सभी में कॉमन आयन, अब इस लेवल पे आके कॉमन आयन देखना आ जाना चाहिए। अब नहीं आ रहा है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखें। यही हकीकत है बेटा, अब इतना होने के बाद अब कॉमन आयन अगर नहीं देख पाओगे तो फिर क्या ही मतलब है ना। आइए यहां पर कॉमन आयन कौन है, फ्लोराइड। अब कॉमन आयन फ्लोराइड है तो मुझे बताइए क्या ये हकन ऑफ और ग्रुप 1 में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। अगर हकन ऑफ में आ रहा है इसका मतलब आप क्या मान के सॉल्व करेंगे, यूज लैटिस एनर्जी। ये बात अपने को समझ में आ गई यहां से। अब लैटिस एनर्जी से सॉल्व करना है तो पहले मुझे लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बना देना है, क्योंकि लैटिस एनर्जी ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो मैं लैटिस का ऑर्डर बना लेता हूं। मान लीजिए, आइए यहां पर अगर हम लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बनाए तो बताइए लैटिस एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता था। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मुझे बताइए यहां पर अगर मैं चार्ज बोलूं तो +1, -1, +2, -1, +3 और -1। क्या चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है। और चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी, तो लैटिस एनर्जी इस तरह से बढ़ जा रही है। और अगर लैटिस एनर्जी बढ़ रही है तो क्या लैटिस एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्ट है या इनवर्स है बेटा, डायरेक्ट। तो इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक साथ देख लो फिर लिख लेना। NaCl दिया, MgCl2 दिया, AlCl3 दिया, और आपको बोला गया कि इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखिए। बेटा एक बात बताइए, इसमें डायमंड, नॉर्बाइट, कार्बोरेंडम, सिलिका तो कहीं भी नहीं आ रहा, तो अब आप कॉमन आयन चेक करिए, क्या कॉमन आयन क्लोराइड है या नहीं है बेटा, है। और अगर कॉमन आयन क्लोराइड है तो ये हकन ऑफ या ग्रुप 1 में नहीं आ रहा। इसका मतलब इस क्वेश्चन को आप लैटिस से सॉल्व करोगे या पोलराइजेशन से, पोलराइजेशन। तो अब हमें क्या करना है, हमें पहले पोलराइजेशन का ऑर्डर बना लेना है, और जो पोलराइजेशन का ऑर्डर बनेगा, मेल्टिंग पॉइंट और पोलराइजेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। आइए पहले पोलराइजेशन पे बात करते हैं। कल ही हम लोगों ने पोलराइजेशन के फैक्टर्स पढ़े थे। पोलराइजेशन के 3 फैक्टर है, चार्ज, डीपीएस और रेडियस। चार्ज पे चलते हैं पहले, तो बेटा +1, -1, +2, -1, +3, -1। क्या चार्ज सेम है या अलग है, अलग। जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। इसका मतलब है यहां से यहां जाने पर चार्ज बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है। पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। मान लीजिए आपको दिया जाता LiF, NaF, KF, RbF, और आपको बोला जाता CSF भी दे देता। तो मान लो आपको बोला कि इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाइए। अब आपने देखा सबसे पहले कॉमन आयन, तो कॉमन आयन मान लीजिए कौन दे दिया आपको यहाँ पर, फ्लोराइड। फ्लोराइड बताइए हकन ऑफ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। हकन ऑफ में आ रहा है तो आपको किससे सॉल्व करना है बेटा, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी से सॉल्व करेंगे तो इनके पहले हमें लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बनाना है, और जो ऑर्डर लैटिस एनर्जी का बनेगा वही मेल्टिंग पॉइंट का भी बन जाएगा। अब आप सॉल्व करें तो यहां पर +1, -1, +1, -1, +1, -1, +1, -1। एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करती है, चार्ज और रेडियस। चार्ज तो सभी का क्या आ गया, सेम। अब रेडियस देखना पड़ेगा। रेडियस देखें तो एनर्जी और रेडियस डायरेक्ट है या इनवर्स है, इनवर्स। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बढ़ रहा है, लिथियम से बड़ा, सोडियम से बड़ा, पोटेशियम से बड़ा, रुबिडियम। और साइज अगर बढ़ रहा है तो एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब एनर्जी का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। और लैटिस एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जो ऑर्डर लैटिस का आएगा वही ऑर्डर किसका आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट का आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, CaCl2, FeCl2 और FeCl3, और आपको बोला गया बेटा इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालना है। क्या हुआ, अरे समय हो गया अभी,
7:15 आना है। चलिए अभी बात करें CaCl2 FeCl2 FeCl3 है ना, और इसके बारे में आपको बोला गया कि भाई आपको मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाना है, तो यहां पर सबसे पहले आप क्या पहचानेंगे, कॉमन आयन। कॉमन आयन जब आप देखेंगे तो यहां पर कौन आ रहा है बेटा, क्लोराइड। अब क्लोराइड हकन ऑफ में नहीं आता, हकन ऑफ में नहीं आता, तो अब आपको इसके लिए लैटिस नहीं लगाना है, क्या लगाना है, पोलराइजेशन। अब आप पोलराइजेशन लगाएंगे तो पोलराइजेशन का पहला फैक्टर चार्ज, आइए +2 -1 +2 -1 और +3 -1। कैल्शियम क्लोराइड, फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड। आयरन +2 को फेरस बोलते हैं और आयरन +3 को फेरिक बोलते हैं। आई होप इतना सबको पता ही है ना। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये 3 कंपाउंड आ गए आपके सामने। अब आपको पोलराइजेशन लगाना है तो सबसे पहले आइए पोलराइजेशन का ऑर्डर बना लेते हैं। मुझे बताइए पोलराइजेशन का पहला फैक्टर क्या है, चार्ज। क्या लेफ्ट टू राइट सभी के चार्ज सेम है या अलग अलग है, अलग है। इन दो का तो सेम है लेकिन इसका तो अलग है। जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, मतलब सबसे ज्यादा पोलराइजेशन आ गया FeCl3 का। इतनी बात तो अपने को 3 को देखकर समझ में आ जाती है। इन दोनों का चार्ज सेम है, चार्ज सेम हो जाए तो DPS लगाना है। क्या ये S ब्लॉक का कैटायन है, हाँ। क्या ये D ब्लॉक का कैटायन है, हाँ। S और D में से D का पोलराइजेशन ज्यादा, तो बेटा यहां पर जो पोलराइजेशन का ऑर्डर आता है ना इनके अंदर, वो इस तरह का आता है। और पोलराइजेशन का जो ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर उसका इनवर्स हो जाएगा, तो दिस विल बी द ऑर्डर फॉर मेल्टिंग पॉइंट। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया Li2O Na2O K2O, इस तरह से Rb2O या CS2O भी दे दिया मान लीजिए। तो यहां पर कॉमन आयन हम लोग देखें तो कौन है बेटा, ऑक्साइड। अगेन देखें तो कॉमन आयन हकन ऑफ में आ रहा है। आपको किससे सॉल्व करना है बेटा, लैटिस एनर्जी से। और लैटिस एनर्जी से सॉल्व करेंगे तो पहले हमें लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बना लेना है। लैटिस एनर्जी का, अब आप खुद बताइए चार्ज सभी पे क्या आ रहे हैं, सेम। भैया +1 -2 +1 -2 +1 -2 चार्ज सेम है। फिर क्या देखूंगा, रेडियस। लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस बढ़ रहा है, लिथियम से बड़ा, सोडियम से बड़ा, पोटेशियम, रुबिडियम। साइज बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम, बिकॉज लैटिस एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ट्राई कर लेंगे खुद से। सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ब्रोमाइड आयोडाइड। कॉमन आयन सीजियम है, ग्रुप 1 का कैटायन है। ग्रुप 1 का कैटायन आता है तो किससे सॉल्व होगा, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का जब आप ऑर्डर बनाएंगे यहाँ पर तो बेटा चार्ज तो सभी का सेम है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। मतलब CSF का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा
और CSI का मेल्टिंग पॉइंट कम। ये जो पॉइंट अभी यहां पर लिखा है CSF और CSI वाला, ऐसी बात NCERT में लिखी हुई है एस ब्लॉक के अंदर कि भाई जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है फ्लोराइड्स का मेल्टिंग पॉइंट, ग्रुप 1 के लिए लिखा हुआ है मेनली ये बात कि फ्लोराइड्स का ऑर्डर ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट का और आयोडाइड्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो हमें समझ में भी आना चाहिए कि ग्रुप 1 के लिए हम लोग हमेशा लैटिस एनर्जी से ही चेक करेंगे, और लैटिस एनर्जी से जब आप चेक करेंगे तो ऑब्वियसली फ्लोराइड्स का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा और आयोडाइड्स का लैटिस एनर्जी कम होगा, जो कि इस ऑर्डर में भी आप देख पाएंगे, और इसीलिए फ्लोराइड्स का मेल्टिंग पॉइंट जनरली ज्यादा और आयोडाइड्स का मेल्टिंग पॉइंट जनरली कम। तो अभी जब भी आप मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करें तो फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, ये कब, जब ग्रुप 1 या एस ब्लॉक के लिए मेनली क्वेश्चन आ जाए तो, है ना, फिक्स होता है ये ट्रेंड। चलिए अब इसके बाद आगे बात करते हैं। ये 6 एग्जाम्पल जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, मैंने बोला था कोई भी टॉपिक आए इनऑर्गेनिक का उसके बाद 1-2 एक्सेप्शन पढ़ने ही है अपने को, तो फिर से मार्केट की डिमांड पे कुछ एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग, सब मार्केट की डिमांड की बातें हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में आने की चांसेस बिल्कुल 0 है ना, लेकिन फिर भी मार्केट की डिमांड पे पढ़ ले कि बाद में मेरा खोपड़ा ना खराब करो कि सर ये कहां से आ गया, तो इसलिए तुम अपना दिमाग खराब करते रहो। आपके सामने यहां पर कंपाउंड लिखे हुए हैं और ये कंपाउंड आप देखोगे तो ग्रुप 1 के क्लोराइड्स है ना। अब ग्रुप 1 के क्लोराइड्स की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्लोराइड आपको दिए गए। अब मान लीजिए एग्जाम में ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाए और आपसे बोला जाए मेल्टिंग पॉइंट बना दो, तो अभी तक जो हमने सीखा इसमें डायमंड, नॉर्बाइट, कार्बोरेंडम, सिलिका कहीं पर भी नहीं है, और इसके अलावा यहां पर कॉमन आयन कौन दिखने को मिल रहा है, क्लोराइड। तो बेटा कॉमन आयन अगर क्लोराइड है तो ये हकन ऑफ में नहीं आ रहा है, तो हम इसको किससे सॉल्व करते हैं, पोलराइजेशन से। मान लीजिए हम इसको पोलराइजेशन से सॉल्व कर देते तो क्या आंसर आता और फिर सही क्या है उस पर बात करेंगे। पोलराइजेशन से जब आप इसको सॉल्व करते, लिखना मत इस बात पर ना, पोलराइजेशन को नींद में पता नहीं चलता, लिख लेते फटाफट, है ना, सुबह सुबह पता नहीं चलता ज्यादा चीजें। तो पोलराइजेशन पहला लेक्चर बहुत मस्त रहता है, पढ़ने वाला पढ़ता है, सोने वाला सोता है ना। आइए पोलराइजेशन की बात करें, वो 6:45 बजे वाले आने वाले 6:45 बजे आ जाते हैं, 7 आने वाले 7 आते, 7:15 वाले 7:15, कल से 7 बजे लास्ट एंट्री, और उसके 2-3 दिन बाद सब बंद, ये भी ध्यान रखना है ना। तो धीरे धीरे आदत सुधार ले, ठीक है। चलिए अब यहां पर अगर हम लोग बात करें, मतलब कानून बनाया जाता है चीजों को व्यवस्थित करने के लिए, लोग पहले ही कानून बनाया, हाँ इतने बजे भी एंट्री दे देते क्या, चलो आराम से चलते हैं ना, ऐसे नहीं। सिंसियर बने, थोड़ा सा ना गंभीर बनी, आजकल गौतम गंभीर का समय चल रहा है, गंभीर बने। LICL NACL कल का मैच जबरदस्त हुआ, सुपर ओवर है ना। LICL NACL KCL RBCL और CSCL। अब यहां पर अब देखो आधे बोल रहे अरे क्या पढ़ लो, बाद में देख लेना आराम से हाईलाइट, है ना। LICL NACL KCL RBCL CSCL के बारे में बात करें, अगर आप इसको पोलराइजेशन से सॉल्व करते बेटा, तो पोलराइजेशन का पहला फैक्टर क्या होता है, चार्ज। चार्ज सभी का क्या है, सेम। फिर लगता है DPS, लगेगा नहीं क्योंकि कैटायन सारे एस ब्लॉक के, और फिर क्या लगाते हैं, रेडियस। कैटायन का साइज बढ़ रहा है बेटा, पोलराइजेशन के लिए याद करिएगा, लेटिस मत लगा देना कि साइज ज्यादा तो एनर्जी कम, नहीं, अपन पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। पोलराइजेशन में साइज कैटायन का अलग और एनायन का अलग, अच्छे पोलराइजेशन के कैटायन छोटू और एनायन बड़ो। अभी हम किससे चेक कर रहे हैं, कैटायन से, क्योंकि एनायन तो सेम है। जितना छोटा कैटायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन, मतलब पोलराइजेशन का जब आप ऑर्डर बनाओगे तो ये बन के आएगा, और पोलराइजेशन का जो ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट उसका इनवर्स होना चाहिए। अब इसका जो एक्चुअल ऑर्डर है वो देखिएगा, एक्चुअल ऑर्डर में ध्यान से देखिए, मेल्टिंग पॉइंट में LICL का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। LICL वाला ऑर्डर सही है, बाकी पूरा ऑर्डर घूम जाता है, ये इसका ऑर्डर है एक्चुअल। अब कहने के लिए एक्सेप्शन ही है, बाकी सारी खेल लैटिस के पैकिंग के ऊपर डिपेंड करती है। इनका पैकिंग अच्छा होता है क्योंकि कैटायन एनायन के साइजेस जितने क्लोज होते हैं पैकिंग उतना अच्छा होता है। खैर अगर हम इसका ऑर्डर बनाते हैं एक्सेप्शन की तरह ट्रीट करना है तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे LICL का तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो गया, फिर इसको पूरे को घुमा देते हैं क्योंकि ऐसा हो गया ऑर्डर, तो यहां पर कौन आ जाएगा बेटा, CSCL, फिर आ जाएगा RBCL, फिर आ जाएगा KCL, और सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, NaCl। ये ऑर्डर आता है इसके मेल्टिंग पॉइंट का, याद रख सको रख लेना, नहीं कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक और एक्सेप्शन के ऊपर बात करते हैं। मैंने वैसे ही बोला आपको मेल्टिंग पॉइंट बिना सर पैर की प्रॉपर्टी होती है। मेल्टिंग पॉइंट में इतने एक्सेप्शन है कि आप पढ़ते पढ़ते और मैं पढ़ाते पढ़ाते थक जाऊंगा, क्योंकि हर जगह एक्सेप्शन है, इसीलिए कोई मतलब है नहीं, आता नहीं क्वेश्चन इतना, बट ठीक है,
मार्केट की जरूरत के हिसाब से बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। अगर तुम वाकई एक्चुअल सिलेबस जिस दिन पढ़ने लग जाओगे तो है ही नहीं कुछ सिलेबस में। आइए इधर, बीईओ, एमजीओ, सीएओ, एसआरओ, बीएओ आपको दे दिया, ये ऑक्साइड दे दिया बेटा, कॉमन आयन ऑक्साइड है, ऑक्साइड है मतलब हकन ऑफ है, हकन ऑफ है मतलब क्या लगाना है, लैटिस एनर्जी। अच्छा लैटिस एनर्जी लगाते तो मुझे बताइएगा, पहले लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बनाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज सभी का सेम है और साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी कम हो रही है, लैटिस एनर्जी कम हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए। मतलब सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इनमें से किसका होना चाहिए था, बीईओ, और सबसे कम किसका होना चाहिए था, बीओ। एक ही चेंज आता है, ये बीईओ उठकर यहां आ जाता है, तो केस जो बन गया वो क्या बन गया, एमजीओ, फिर सीएओ, फिर एसआरओ, फिर बीईओ और फिर बीएओ। और बीईओ के पीछे जाने का थोड़ा बहुत रीजन है कि हमने पढ़ा था बीईओ का नेचर कोवेलेंट होता है, याद करिएगा ना, तो बीईओ का नेचर हल्का फुल्का कोवेलेंट होने की वजह से ये ऑर्डर में पीछे चले जाता है। बट ठीक है, याद करना तो कर लेना, नहीं तो बस लिख लो लिखने के लिए कॉपी में, है ना, ताकि दूसरे जब अपनी कॉपी पढ़े तो परेशान होते रहे। जहां पर आपको बता दिया जाता है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है नहीं है अपने हिसाब से मेंशन कर लिया करो, है ना, दो चार साइन बना के रखोगी, ऐसा लिखा है मतलब पढ़ना है, ऐसा लिखा है मतलब नहीं पढ़ना है, हर चीज लिखते नहीं है, साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये जो एप्लीकेशन हम लोगों को पढ़नी थी, मेल्टिंग पॉइंट यहां पर कंप्लीट होता है। अब पोलराइजेशन के लिए एक एप्लीकेशन, मतलब दो एप्लीकेशन बेसिकली बच रही है, जिनमें से एक आता है हीटिंग इफेक्ट और एक आता है थर्मल स्टेबिलिटी। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। आइए अब उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेशन हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट के बाद, फोर्थ नंबर पे, दैट इज हीटिंग इफेक्ट या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं इसको, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। स्टार मार्क लगा लेंगे इस पे। चांद सितारे जितने भी अपने पास सब इसी पे लगा दीजिए इस टॉपिक के लिए। चले आइए, यहां पर अगर हम लोग बात करें हीटिंग इफेक्ट के बारे में, तो हीटिंग इफेक्ट या थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब पहले क्या है वो समझते हो, फिर इसके टॉपिक के मीनिंग को समझेंगे, अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट नाम से समझ में आ रहा है आप किसी कंपाउंड को क्या कर रहे होंगे, हीट कर रहे होंगे। पहली बात तो ये समझ में आ गई। आपने कई बार ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि एरो के ऊपर ऐसे डेल्टा का साइन दिया होता है ना, इधर कुछ लिखा होगा, इधर कुछ लिखा होगा। जब भी एरो के ऊपर डेल्टा का साइन आता है तो हम लोग जानते हैं इसका मतलब क्या है कि हम कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जब आप किसी भी रिएक्टेंट को हीट करेंगे तो हीट करने पर वो थर्मल, हीट मतलब थर्मल है ना, आपने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने पर वो क्या हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है। तो अगर किसी कंपाउंड को हीट देकर आपने डिकम्पोज कर दिया, अब डिकम्पोज करने का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ सिंगल कंपाउंड ऑन हीटिंग ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। ये जो बात अभी हम कर रहे हैं ये क्लास 10th की पढ़ी हुई बात है आपकी, याद नहीं होता, याद दिलाते थोड़ा सा। क्लास 10th में पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन साइंस के अंदर पहले पेज पे मैग्नीशियम रिबन का डेजलिंग फ्लेम वाला एक्सपेरिमेंट दे रखा है एक्टिविटी के रूप में, है ना। धीरे धीरे याद आ जाएगा, जिन्होंने पढ़ा है उनको तो जरूर आ जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले पेज पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे ये पेज है, यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन का डायग्राम वो बना हुआ है एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, आपने ये पढ़ा। इसके बाद चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये लिखने के बाद, इस एक्टिविटी के बाद आपको बैलेंसिंग का पार्ट आ जाता है ना, अनबैलेंस्ड रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग, एक दो पेज में एनसीईआरटी ने सिखा रखा है। 5-6 पेज का कुल चैप्टर ही है ना, इतना ही होता था। ठीक है, इतने में तो टॉपिक भी नहीं खत्म होता, दिक्कत ये है। अब बैलेंसिंग सिखा दी आपको, बैलेंसिंग के बाद वो जाता है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे। 5 टाइप की रिएक्शन आती है। पहला आता था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो एलिमेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। रेडॉक्स में भी वही पढ़ना है इस बार आपको, सारी वही चीजें। ठीक है, बस 10th में आपने नाम सुन लिए थे, यहाँ पर प्रोसेस और जो एग्जांपल्स हैं थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे, बस इतना ही होता है।
पहला आ जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, दूसरा यही है। तीसरा आप वहां पर पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। चौथा आप पढ़ते थे डबल डिस्प्लेसमेंट, दो सॉल्ट को मिला दिया, उनके कैटायन एनायन एक्सचेंज हो जाते थे, डबल डिस्प्लेसमेंट। पांचवा आप पढ़ते थे रिडॉक्स। रिडॉक्स में आप पढ़ लेते थे रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, एक आध एग्जांपल बता दिया। उसके बाद आप चैप्टर में पढ़ लेते थे कोरोजन, और लास्ट में पढ़ लेते थे रेंसिडिटी, चैप्टर खत्म। यही था पहला चैप्टर, ठीक है सर। ये भी याद नहीं होता था उस समय पे, क्या करें, कोई बात नहीं, है ना। अब यहां पर आइए, जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो यही 5 टाइप की रिएक्शन ही होती है पूरी केमिस्ट्री में। कहीं पर भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो, इन 5 में से ही कुछ ना कुछ हो रहा होगा। जब हम उनमें से सेकेंड टाइप की रिएक्शन पे आते हैं, तो कॉम्बिनेशन के बाद में सेकेंड टाइप का जो रिएक्शन आपको पढ़ना होता था वहां पर, वो कौन सा होता था, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या, तो जब एक सिंगल कंपाउंड को हीट, मतलब हीट करके क्या, डिकंपोज करके आप 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसका क्या हो गया, डीकंपोजिशन। ध्यान रखना, रिएक्टेंट एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहां और यहां दे दिया और प्लस दे दिया, अब ये डीकंपोजिशन नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। तो डीकंपोजिशन का मतलब व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर, डिपेंड करता है, 2 प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस आती थी, आइए उस पर बात करें। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का ही 3 टाइप होता है, सब 10th में ही है। पहला टाइप होता है फोटो डीकंपोजिशन। अगर आपको याद हो तो वहां फोटोग्राफी वाला एक पॉइंट दिया हुआ था एक्टिविटी के फॉर्म में, सिल्वर ब्रोमाइड। कि सिल्वर ब्रोमाइड को जब आप हीट करते हैं तो Ag प्लस हाफ Br2, और वो फोटोग्राफी में यूज होता है, एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ था। और अगर आपने सेमेस्टर वाले जो है ना, SA1 SA2 वाले जो होते हैं, तो उसमें अगर आप उठा के प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, हर बार एक क्वेश्चन ही आता है 1 नंबर में, ठीक है। आगे बढ़े, फोटो डिकम्पोजिशन के बाद एक आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। अब यहां पर वाटर का एक्सपेरिमेंट दे रखा था। एक्सपेरिमेंट क्या दे रखा है कि वाटर को जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे या इलेक्ट्रोलाइटिकली डिकम्पोज करोगे, तो बेटा इसको तोड़ देंगे तो ये ऐसा टूटेगा, H2 प्लस हाफ O2। आई होप इतनी बैलेंसिंग अब सबको आती है। अब एक्टिविटी में क्या दे रखा था कि मान लो आपने एक बीकर में पानी भर रखा है, और बीकर में पानी भर रखा है, तो एक तरफ आपने ये इस तरह से 2 बीकर रख दिया, एक में कौन कलेक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन, और एक में कौन कलेक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन। दोनों गैस है तो इसमें कलेक्ट होती जा रही, मान लीजिए। तो क्वेश्चन ये था कि हाइड्रोजन वाला जो बीकर है ना, उसमें जो वॉल्यूम ऑफ गैस आपको मिलती है, और ऑक्सीजन वाले में जो वॉल्यूम ऑफ गैस मिलती है, तो इसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है और इसकी वॉल्यूम उसकी आधी होती है। रिएक्शन की बैलेंसिंग से समझ में आ जाता है। 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर, ये तो होता है। तो उधर 1 मोल है तो वहां 22.4 लीटर गैस मिलेगी, और वहां पर आधा मोल है तो 11.2, यही बात बोलता था वहां पर, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाए तो वहां पर आ जाता था थर्मल डिकम्पोजिशन, जो कि अब अपना पूरा एक टॉपिक बन गया है। और थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट करके किसी को आप तोड़ते थे, और इसमें जिंदगी में पहली बार आप भूरिया के बारे में जानते थे। जीवन में पहली बार भूरिया ब्राउन कलर का होता है, ये आपको पता चलता था वहां पर। इसको बोलते हैं ब्राउन गैस। NO2 को हम लोग भूरिया कहेंगे, क्या कहेंगे, भूरिया। आप वहां पर ये पढ़ते थे कि लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं, तो लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, NO2 और O2 में ब्रेक होता है, जिसमें से NO2 का कलर कैसा होता है, ब्राउन। एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि भाई एक ब्राउन कलर की गैस मिलती है, अभी भी पढ़ना ही है आपको इसके बारे में, तो ये ब्राउन गैस है ना, ब्राउन रिंग नहीं है, ब्राउन गैस है, 2 अलग अलग चीजें आएंगी ना। अब आए यहां पर, ये जो हीटिंग इफेक्ट है, इसको अब हम यहां पर जब पढ़ रहे होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स मेटल ऑक्साइड, NO2 एंड O2। हम इसको जनरलाइज करेंगे। वहां पर एक रिएक्शन थी, यहां पर हमें कई सारी रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी। अब हम क्या कर रहे हैं, तो हम आ रहे हैं हीटिंग इफेक्ट के ऊपर, जिसमें हमें ये सारी चीजें पढ़नी। अब जैसे आपको 10th में मेटल नाइट्रेट का हीटिंग दिया था ना, हमको यहां पर मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल नाइट्रेट, अमोनियम सॉल्ट, मेटल सल्फेट और मेटल क्लोराइड के हीटिंग इफेक्ट पढ़ने। तो होना यही है, हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है
कि जब एक कंपाउंड को हीट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में आप डिवाइड कर दें, डिकम्पोज कर दें, तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट देके डिकम्पोज करा तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी देकर डिकम्पोज करा तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, और हीट देकर डिकम्पोज करा तो सनलाइट देकर डिकम्पोज किया तो क्या बोलेंगे? फोटो डिकम्पोजिशन। इस तरह से ना। आइए यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके जनरल बातें आपको बता रहा हूं। ये जो पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये यहां से लेकर सॉल्ट एनालिसिस तक आपके साथ चलेगा। दूसरी बात, ये वो पहली जगह है जहां पर रिएक्शन से हमारा पाला पड़ता है, ठीक है। अब रिएक्शन देखकर आधे बच्चों का डर ही केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक में या ऑर्गेनिक में क्या होता है? रिएक्शन। तो रिएक्शन से ऐसा कोई डरने या घबराने की बात नहीं है, सिंपल चीजें होती हैं, समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली। हर सब्जेक्ट में याद करने का कुछ ना कुछ होता ही है। फॉर्मूले याद करोगे, डेरिवेशन याद करोगे, एग्जाम्पल याद करोगे, वैसे यहां भी थोड़ा बहुत याद करने को होता है, लेकिन समझ लोगे रिएक्शन को तो बहुत इजीली आपको चीजें समझ में आएगी। जनरलाइज कर रहे हैं, ध्यान सुनना। हमें जब पढ़ना है तो हमें हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है बेटा। पहली बात तो मेटल कार्बोनेट्स का, फिर हमें पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट मेटल के बाइकार्बोनेट्स का। अब इसमें मेटल पे अभी मैं M+ लिख रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि मेटल M+ ही हो, M2+, M3+, कुछ भी हो सकता है। बस अभी हम जनरल समझ रहे हैं। मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल नाइट्रेट, अमोनियम सॉल्ट्स, या पहले मेटल सल्फेट लिख देता हूं, चलिए, मेटल सल्फेट, इसके बाद अमोनियम सॉल्ट्स, और इसके बाद मेटल का क्लोराइड। ये आपके पास केसेस है जो आपको पढ़ने हैं। पहले हम इसका हीटिंग पढ़ेंगे, फिर इसका। लेकिन हीटिंग में रिएक्शन याद करने के बजाय समझने पे फोकस करें तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, है ना। चीजें समझ में आ जाएगी, रटना नहीं है। इन सबको जब आप हीट करेंगे तो कुछ बातें कॉमन देखी गई है। हीटिंग इफेक्ट का जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका 70% यहां पर कवर हो जाएगा। बाकी आप अंदर थोड़े बहुत जो माइन्यूट चीजें हैं वो पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। यहां पर जब आप हीट कर रहे हैं, ध्यान सुनना, मेटल के किसी भी सॉल्ट को हीट करोगे तो आपको मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? मेटल का ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड क्यों मिलेगा? क्योंकि मेटल और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल होता है, तो मेटल नॉन मेटल आपस में जुड़ के आयनिक बॉन्ड बना लेंगे, है ना। ये अभी आयनिक बॉन्ड था, लेकिन डिकम्पोज करोगे तो एक टेम्परेचर के बाद ये टूट जाएगा। तो मेटल अभी भी आयनिक बॉन्ड बना के रहना चाहता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, एफिनिटी अच्छी होती है। तो जब भी आप किसी मेटल के सॉल्ट को हीट करेंगे तो पहले आपको क्या मिल जाएगा? मेटल ऑक्साइड। अब पहली बात दिमाग में ये होना चाहिए कि हम किस किस को हीट कर रहे हैं। तो मेटल का कार्बोनेट, मेटल का बाइकार्बोनेट, मेटल का हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट, अमोनियम सॉल्ट और मेटल क्लोराइड। इनमें से कुछ और बातें भी बता दूं आपको। इनमें से फिलहाल में जो हम चर्चा करेंगे वो इन 5 पे चर्चा कर रहे हैं। क्यों इन 5 पे चर्चा कर रहे हैं? आप देखिए, मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, लेकिन ये कौन सा सॉल्ट है? अमोनियम सॉल्ट। तो पहली बात तो अभी हम मेटल सॉल्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अमोनियम सॉल्ट पे अभी कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, टॉपिक में जैसे आगे जाएंगे तब बताएंगे। दूसरी बात, ये मेटल सॉल्ट है लेकिन इसको भी अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? यहां पर मेटल के साथ जितने भी एनायन आपको दिख रहे हैं वो सब ऑक्सीजनेटेड एनायन है। कैसे एनायन है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड कहने का मतलब ऐसा एनायन जिसके अंदर क्या दिख रहा हो? ऑक्सीजन, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। तो अभी हम लोग यहां पर जो 7 हीटिंग इफेक्ट हमें पढ़ने हैं उनमें से 5 के ऊपर बात कर रहे हैं। और 5 कौन कौन से? मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट। इन दोनों को हम टॉपिक में आगे जाके डिस्कस करेंगे। जब भी आप मेटल के किसी ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट को हीट करते हैं तो आपको मिलेगा मेटल का ऑक्साइड। अब मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, सुनते जाइएगा, अभी कुछ लिखना नहीं है। यहां पर भी आपको मान लीजिए मिल गया मेटल का ऑक्साइड, यहां पर भी आपको मिल गया मान लो मेटल का ऑक्साइड, यहां पर भी आपको मिल गया मान लीजिए मेटल का ऑक्साइड, और यहां पर भी आपको मिल गया मान लीजिए मेटल का ऑक्साइड। जब भी मेटल के किसी ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट को आपने हीट करा तो आपको क्या मिल जा रहा है? मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड मिलने के बाद आगे की कहानी समझिएगा। क्योंकि हम थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि जब आप एक कंपाउंड को हीट करके 2 या 2 से ज्यादा में तोड़ते हैं तो उसे ही क्या बोला जाता है? डिकम्पोजिशन। तो आपने अभी जब इसको तोड़ा तो ये किस में टूट गया? ऑक्साइड में तो टूट गया, लेकिन रिएक्शन यहां खत्म नहीं होगी क्योंकि कम से कम 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट होने चाहिए। तो अब जो दूसरे प्रोडक्ट यहां मिलने वाले हैं उसके ऊपर चर्चा करनी है। ध्यान से देखिएगा, मेटल और ऑक्सीजन को छोड़कर
यहां पर क्या कोई एलिमेंट बच रहा है? यस। कौन बच रहा है? कार्बन। मेटल और ऑक्सीजन को छोड़कर यहां पर कोई एलिमेंट बच रहे हैं क्या? यस, हाइड्रोजन और कार्बन। मेटल और ऑक्सीजन को छोड़कर यहां पर क्या बच रहे हैं बेटा? हाइड्रोजन। और यहां पर क्या बच रहा है? नाइट्रोजन। और यहां पर क्या बच रहा है? सल्फर। पहले आपने मेटल का ऑक्साइड बना दिया, अब मेटल और ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी एलिमेंट बच रहा है, तीसरा चौथा जो भी हो, उस एलिमेंट का ऑक्साइड बनाना है। क्या बनाना है? ऑक्साइड। जैसे मेटल का ऑक्साइड बना, वैसे वो जो एलिमेंट है उसका भी क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। यहां पर कौन बच रहा है? कार्बन। तो हमें यहां पर जो बाय प्रोडक्ट बनाना है वो कार्बन का ऑक्साइड बना देना है। यहां पर बताइए मेटल और ऑक्सीजन के अलावा कौन कौन बच रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो दोनों के ऑक्साइड बनाइए। कार्बन का ऑक्साइड क्या हो जाएगा? CO2। और हाइड्रोजन का ऑक्साइड मतलब वाटर, H2, है ना? ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। मेटल और ऑक्सीजन को छोड़कर कौन सा एलिमेंट बच रहा है बेटा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड बना दीजिए, तो क्या बन गया बेटा? H2। अगले पे आइए, मेटल और नाइट्रोजन को छोड़ के ऑक्साइड बनाना है। किसका ऑक्साइड बनाना है? नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन के तो ढेरों ऑक्साइड मिलते हैं, N2O भी है, NO भी है, NO2, N2O3, N2O4, N2O5, ढेर सारे। तो हमें यहां पर कौन सा ऑक्साइड बनाना है? तो भूरिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया था। क्या बनाना है? भूरिया। भूरिया मतलब NO2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेटल और ऑक्सीजन के अलावा कौन बच रहा है? सल्फर। सल्फर के ऑक्साइड बनाइए। सल्फर के भी दो ऑक्साइड होते हैं, SO2 और SO3। SO3 बनेगा। सर ये वाले तो ठीक है, चलो समझ में आ जाते हैं। इनको भी एग्जाम में कभी आ गया, भूल गए, SO2 SO3 करना है, क्या करें? कुछ नहीं करना है। इधर देखिएगा, जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम वाला। यहां पर 3 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन वाला ऑक्साइड बना दीजिए। यहां पर 4 ऑक्साइड है तो 3 वाला ऑक्साइड बना दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे सुनिए, इसको हम रीड कैसे करेंगे? व्हेन मेटल कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेज इनटू मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। When metal bicarbonate is heated, it is converted into CO2 H2O। यहां पर चेंज करूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। When metal hydroxide is heated, it is converted into metal oxide and water। When metal nitrate is heated, it is converted into metal oxide and bhuria। When metal sulfate is heated, it is converted into metal oxide and SO3। मैंने आपको बोला कि जब भी मेटल के ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट को हीट करते हैं तो एक जनरल बात याद कर लीजिए कि हमें क्या मिलता है? मेटल का ऑक्साइड। और मेटल और ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट बच रहे हैं उनके भी क्या बना देने हैं? ऑक्साइड। नाइट्रोजन में कंफ्यूजन हो तो भूरिया एक कम वाला, और सल्फर में कंफ्यूजन हो तो एक कम वाला SO3 बन जाएगा। अब बात क्या आती है, यहां पर ध्यान सुनिएगा। यहां पर आपको जो मेटल ऑक्साइड लिखा हुआ है ना, ये मेटल ऑक्साइड नहीं मिलता है। मिलना जनरल ट्रेंड के हिसाब से मेटल ऑक्साइड चाहिए था, लेकिन मेटल बाइकार्बोनेट जो है ना, बाइकार्बोनेट को अपन यहां पर बोलेंगे बड़ा भाई। क्या बोलेंगे? बड़ा भाई। ये जितने भी आयन है ना, इन सबका बड़ा भाई है। इसका ओवरऑल जो साइज होता है वो कंपैरेटिवली इन सबसे ज्यादा है। और बेटा जब बड़ा भाई है ना, तो एक बात ध्यान सुनना, कोई भी बड़ी चीज को जब आप डिकम्पोज करने जाएंगे तो वो डायरेक्टली सिंपलेस्ट में नहीं टूटेगा, वो 2-3 स्टेप में टूटता है। मतलब पहले बड़े से थोड़ा छोटा होगा, फिर थोड़े छोटे के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा। तो आपको हर जगह ऑक्साइड मिल रहा है क्योंकि उनके कंपैरेटिवली साइजेस छोटे थे, तो वो डायरेक्टली अपने से छोटे में कन्वर्ट हो गए। लेकिन जब भी कोई बड़ा भाई आएगा तो पहले बड़ा भाई छोटे भाई में कन्वर्ट होगा। और बाइकार्बोनेट का छोटा भाई कौन है? कार्बोनेट। मतलब यहां पर जब आप बाइकार्बोनेट को हीट करोगे ना, तो पहले वो ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा, पहले वो कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा। और फर्दर अगर आप हीट करते जाओगे तो फिर ये कार्बोनेट टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्साइड। टूटेगा ये भी ऑक्साइड में ही, लेकिन स्टेप बाय स्टेप टूटेगा। तो हमें एनसीईआरटी के हिसाब से, हमारे सिलेबस के हिसाब से इस स्टेप को शो करना होता है कि मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करने पर क्या मिलेगा? मेटल कार्बोनेट। पहले सुनते जाइए, अभी इतनी बातों को पहले दिमाग में फिट करिएगा। मैंने आपको बोला आपके सामने कौन आएगा? मेटल का कार्बोनेट आएगा, मेटल का बाइकार्बोनेट आएगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड आएगा, मेटल का नाइट्रेट आएगा और मेटल का सल्फेट आएगा। चेक करिएगा जरा, है ना। अभी और भी कुछ बातें हैं, ऐड करेंगे, पर पहले इतना जनरलाइज कर लीजिए। जब भी आप इसको देखिए, क्या ये मेटल के ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट है या नॉन ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट है? बेटा ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट। मेटल के किसी भी ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट को हीट करोगे तो आपको जनरली क्या मिल जाएगा? मेटल का ऑक्साइड। तो यहां पर बोलिए कौन मिलेगा? मेटल ऑक्साइड। यहां पर कौन मिलेगा? मेटल ऑक्साइड। यहां पर कौन मिलेगा? मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। क्या ये बड़ा भाई है बेटा? यस। बड़े भाई को हीट करने पर बड़ा भाई डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा ऑक्साइड में, पहले क्या बनाएगा? छोटा भाई।
तो बड़ा भाई छोटा भाई रिएक्शन हो जाएगी, और बड़ा भाई छोटा भाई रिएक्शन का मतलब है ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटल के कार्बोनेट में। तो ये तो बात हो गई मेन प्रोडक्ट मेटल का क्या मिल रहा है। दूसरी बात, मेटल और ऑक्सीजन को छोड़कर कौन सा एलिमेंट बच रहा है? कार्बन। मेटल और ऑक्सीजन को छोड़कर कौन से एलिमेंट बच रहे हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर। जो भी एलिमेंट बच रहा है उसका भी क्या बना देना है? ऑक्साइड। मुझे बताइए कार्बन का ऑक्साइड क्या बना दोगे? CO2। हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या बनोगा? H2O, और CO2 भी बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा? H2O। यहां पर कौन मिलेगा? भूरिया। और यहां पर कौन मिल जाएगा? SO3। ये अपन ने रिएक्शन को देख लिया किस तरह से करना है ना। अब इसमें एक एक एग्जांपल पुट करते जाएंगे, आगे की बात सुनिएगा। इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूं, वो क्या है? ध्यान सुनना। ये जितने भी एनायन है ना, इनमें से जो नाइट्रेट आयन है, कौन सा आयन? नाइट्रेट। नाइट्रेट आयन बेटा किसी भी सॉल्ट में जो एनायन आता है वो एसिड से आता है ना, एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। मान लो मैंने लिखा NaOH प्लस HNO3, तो ये और ये मिलके मेटल का नाइट्रेट बना लेंगे, और ये क्या रिलीज हो जाएगा? वाटर। तो किसी भी सॉल्ट में जो एनायन वाला हिस्सा आता है वो एसिड से आता है। तो मुझे बताइए नाइट्रेट सॉल्ट में जो नाइट्रेट आया होगा, क्या वो नाइट्रिक एसिड से मिला होगा कि नहीं मिला होगा? मिला होगा। और नाइट्रिक एसिड के बारे में हम लोग सिलेबस में एक बात पढ़ते भी हैं, वो ये है कि HNO3 जो ना, इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 जो है, नाइट्रिक एसिड जो है, ये हमारे सिलेबस में आने वाले वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में से होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बेटा अगर कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? सामने वाले के मुंह पे ऑक्सीजन फेंक के मारना। इसका मतलब है क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सामने वाले को ऑक्सीजन देके मारेगा। अब जब इसको आप हीट करोगे ना, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने के लिए, उसके मुंह पे ऑक्सीजन फेंक के मारने के लिए ये ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। तो ये पूरी रिएक्शन में और कहीं पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन रिलीज होगा, क्योंकि HNO3 से बनने वाला ये जो एनायन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अगर इसके सामने कोई आएगा तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ये ऑक्सीजन फेंक के मारेगा। इसका मतलब ये O2 भी रिलीज करेगा। ये बात भी 10th में पढ़ी होती है, आपने याद नहीं होता आपको। एसिड बेसिस में जब आप पढ़ते थे तो आप कुछ ऐसी रिएक्शन पढ़ते थे कि जब आप किसी मेटल की एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, H2 रिलीज करता है। लेकिन अगर आपको पता हो तो HNO3 के बारे में वहां पर भी लिखा हुआ है कि जब वो HNO3 से रिएक्शन करेगा तो वो H2 रिलीज नहीं करता, वो H2O रिलीज करता है। H2O क्यों करता है? क्योंकि वो जो H2 रिलीज होता है उस पर ये ऑक्सीजन जाके अटैक कर देता है और क्या बन जाता है? H2O। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपको बताया गया ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है, दिमाग में एक बार इसको फिट कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, मेटल, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट, सबसे पहले हीट करने पर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिल सकते हैं। जैसे यहां पर कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं? दो। यहां कितने मिल रहे हैं? दो। यहां दो। यहां पर दो से ज्यादा, और यहां पर भी दो से ज्यादा। फिर आपको बोला मेटल कार्बोनेट को हीट करा तो क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड। इसको छोड़ दे, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ऑक्सीजन और मेटल के अलावा CO2, H2O, CO2, H2O, भूरिया और SO3। मेटल नाइट्रेट क्या एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं? ये बेटा है, इसलिए सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन भी फेंक के मारेगा। ये जो बात लिखी गई है इसको कहीं पर भी फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इतने पॉइंट को, फिर आगे इसको वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। तो बेसिकली हीटिंग इफेक्ट का 70% जो पार्ट है वो आपने यहां पर समझ लिया है। अब इसी के बाद रिएक्शंस लिखने और कुछ कुछ माइन्यूट जो डिटेल्स है वो हम देखेंगे फिर।
चलिए ना, अब ये यहाँ पर जो रिएक्शंस बेटा अभी हम लोगों ने देखी, एक बार थोड़ा सा आपको इसके बारे में जनरलाइज पॉइंट बता भी दूं। केमिस्ट्री में जब भी आपको रिएक्शंस याद करनी, चाहे आप इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, कहीं पर भी आपको रिएक्शन अगर याद करनी है तो देखो, रिएक्शन याद करने का तरीका होता है कि रिएक्शन आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए। लिखी तो कॉपी में भी है, ये पढ़ोगे नहीं रोज रोज। आप खुद सोचिए, आपके पास कॉपी में पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ है पहले दिन से, कितनी बार आप पलट के वहां तक गए होंगे? बहुत मुश्किल से, है ना, बहुत मुश्किल से जाएंगे अपन। आगे जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा, पीछे वाले पन्ने खुलना बंद हो जाएंगे। ये हकीकत है, मतलब साइकोलॉजी समझिए पढ़ाई की, है ना, मतलब कैसे करना है कोई भी चीज करनी। जैसे केमिस्ट्री में तो रिएक्शन है, रिएक्शन का पाला तो पढ़ना ही हमसे ना। तो रिएक्शंस को अगर आपको याद करना है, आपके लिए वैसे कोशिश तो करिए एनटीए ने कि सिलेबस कम कर दिया जाए, और उसने सॉल्ट डाल दिया, जितना कम किया तो उससे ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, उल्टा ही हो गया आप लोगों के लिए, पर चलिए ठीक है, जो पढ़ना है तो सब पढ़ना ही है आपको। यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो रिएक्शंस को याद करने का, समझने का तरीका क्या होता है। जैसे अभी आपको रिएक्शन समझा दी गई, समझ में भी आ गई, अब लेकिन ये अपने दिमाग में कब तक रहेगी अपने ऊपर निर्भर करता है। कोई हो सकता है 5 मिनट बाद भूल जाएगा, अपने अपनी वॉलेटाइल चीजें भूल जाओगे ऑब्वियसली। मैं अगर लंबे समय तक नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा, है ना। मेरे को ये है कि 10-12 साल लगेंगे भूलने में, क्योंकि अब इतनी बार पढ़ा लिया कि दिमाग में याद है चीजें, है ना। तो आपको अगर इनको याद करना है तो आपको याद करने का तरीका क्या होता है कि बेटा रिएक्शन दिखती रहनी चाहिए बार बार, और रिएक्शन कॉपी में नहीं देखोगे आप। कॉपी में आपने लिख लिया, इसका जाके दुकान पे जेरोक्स करा लेना, या तो लिखने में अगर आलस आता हो, वरना एक बड़ा शीट जो पेपर के आते हैं ना, जो अपन बचपन में ड्राइंग शीट वगैरह होती थी, हाँ, उसमें आप जाके लिख ले। ज्यादा कुछ नहीं लिखना, ये जनरल रिएक्शन लिखनी है, और इसके अंदर के जो माइन्यूट एक्सेप्शंस वगैरह जो चीजें आएंगी बस वो लिखना होता है आपको, और बस उसको लिखे रहने दे और उसको दीवार पे चिपका ले। अब बोले सर दीवार पे तो जगह ही नहीं है, सब इतना सारा लिख चिपका लिया हम लोगों ने, सब यही बताते चिपका लो, तो छत पे चिपका ले, नहीं ठीक बिस्तर के ऊपर जब सोए तो अपने को दिखे कि हाँ ये भी पढ़ना है, ठीक है। और नहीं मिले तो वॉशरूम में जाके चिपका लेना, दिन में 2 बार तो जाएंगे जाएंगे कम से कम, है ना। तो वहां पर चिपका रहेगा तो वहां भी देख लो आराम से, ठीक है, रिएक्शन क्या चल रही है। तो ये रिएक्शंस, कोई भी रिएक्शन है, याद करने का तरीका क्या होता है कि रिएक्शन दिखती रहनी चाहिए। कोई भी रिएक्शन होगी क्लास में समझ में आ जाएगा, 90% ऑफ द रिएक्शन समझने की ही होती है। एक आध रिएक्शन में बोला जाएगा कि याद कर लो। क्यों याद कर लो? क्योंकि यहां पर तो आप कई सारे मेटल रखोगे तो आपको एक जनरल पैटर्न आना चाहिए, लेकिन अब कोई रिएक्शन ऐसी हुई कि एक ही एग्जांपल पढ़ना है, अब उसको समझाने बैठेंगे, उसका मैकेनिज्म समझाने बैठेंगे तो क्या ही मतलब है। एक रिएक्शन याद करनी, सीधे याद ही कर लो, मैकेनिज्म याद करोगे फिर वो रिएक्शन याद करोगे, इससे अच्छा रिएक्शन याद कर लो, ऐसा होता है। तो यहां पर हम लोग जो जनरल रिएक्शन होंगी उसके लिए मैकेनिज्म वगैरह की बात कर लेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, लेकिन हाँ, रिएक्शन तभी याद होंगी जब दिखती रहेगी। अब जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, 1 महीने 2 महीने 10 दिन 15 दिन सब अपने अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो भी आएंगे वो ये बोलेंगे कि सर वो रिएक्शन याद ही नहीं हो रही। जब याद नहीं हो रही होगी बोलोगे तो मैं यही बोलूंगा, मैंने जब रिएक्शन पढ़ाना चालू किया तो एक चीज बोली थी, रिएक्शन चिपका लो। अगर आप चिपका के रखेंगे उसको 2 बार भी दिन में देखना है बस आपको, क्योंकि चीजें अभी याद है आपको। अब ये याद है तो आपको अगर रोज दिखता रहेगा, 10-20 सेकंड लगेगा मुश्किल से देखने के लिए, तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली याद होती रहेंगी, याद आती जाएंगी, 4 महीने तक याद रहेगा। लेकिन अगर आपने 10 दिन बाद चिपकाने की कोशिश करी तो 10 दिन बाद आपको वापस एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके कंटिन्यूटी बनेगी। तो कोशिश है, खुद नहीं लिख सकते तो किसी को समोसा खिला के लिखवा लें, क्या दिक्कत है ना। मार्केट में समोसे खा के भी लिखने वाले लोग मिल जाते, फाइलें आइले बना देते जैसे वैसे, ऐसा। चलो आइए इधर, यहां पर अगर हम लोग बात करें मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इनके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब इसको हम लोग डिटेलिंग पे ले जाते हैं कि क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मेटल कार्बोनेट्स। अब ध्यान सुनिएगा, मेटल कार्बोनेट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जब आप किसी मेटल कार्बोनेट को बेटा हीट करते हैं तो हीट करने पर जो प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है वो है मेटल ऑक्साइड, और साथ ही साथ क्या मिलने वाला है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी आप किसी मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे मेटल ऑक्साइड मिलेगा, CO2 मिलेगा। जनरल मैकेनिज्म आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, मेटल ऑक्साइड, क्या हमने पीरियोडिक टेबल में हाइड्राइड ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड के एसिडिक बेसिक नेचर पढ़े या नहीं पढ़े बेटा? पढ़े। अब वहां पर क्वेश्चन ले जाएगा ये, इधर देखिएगा 2 मिनट ना, ये क्वेश्चन वहां पर ले जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलेगा कि मुझे बताइए इसके ऑक्साइड का नेचर कैसा है। अब आपको पता होना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक या कभी कभार M4
एम्फोटेरिक कौन से होंगे? ऐसे सब जनाबे अली। मान लो उनमें से किसी का ऑक्साइड बना तो हमें पता होना चाहिए वो एम्फोटेरिक है, बाकी किसी मेटल का ऑक्साइड बना तो जनरली बेसिक। इसी तरीके से CO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड कौन से नेचर का होगा? एसिडिक। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अ कंपाउंड ऑन हीटिंग, लैंग्वेज समझिएगा ना क्वेश्चन की, अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 प्रोडक्ट्स। क्या अगर बोला 2 प्रोडक्ट दे रहा है तो क्या वो मेटल का कार्बोनेट हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। मैं यहां पर लैंग्वेज यूज कर रहा हूं इन सब के लिए, पांचों के लिए। सुनते जाइएगा, बताते जाइएगा कि 1 2 3 4 5 में से कौन कौन से ऑप्शन है। अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 प्रोडक्ट्स, कौन कौन हो सकता है? मेटल का कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट हो सकता है क्या? नहीं, प्रोडक्ट 3 है क्योंकि यहां पर अ मेटल कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 प्रोडक्ट। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? तो अपने को इस तरह से लैंग्वेज पहले समझना है ना कि कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 प्रोडक्ट, तो बेटा ये होगा। अगर बोला कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 3 प्रोडक्ट्स, तो क्या ये बाइकार्बोनेट और नाइट्रेट हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता। अगली लैंग्वेज सुनिएगा क्या बन सकती है क्वेश्चन में। अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 ऑक्साइड्स। क्या बोला मैंने? कौन कौन है देखो जरा। क्या पहला वाला है? है। अरे 2 ऑक्साइड तो है। मेटल ऑक्साइड भी तो ऑक्साइड ही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ऑक्साइड है। नाम तो सोच लो एक बार ध्यान से, मेटल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। लैंग्वेज में घुमा देगा आपको, है ना, क्योंकि अपन ने अगर ये सुना नहीं होता ना ऐसी चीजें, तो क्या होता है एग्जाम में जब क्वेश्चन आता तो अभी जो हम गलती कर रहे हैं वही गलती वहां भी करेंगे। तो ध्यान सुनिएगा। अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 ऑक्साइड्स बोला इस बार मैंने। क्या यहां पर ये और ये दोनों ऑक्साइड है या नहीं है बेटा? है। मुझे बताइए ये ऑक्साइड है क्या? नहीं। लेकिन क्या ये ऑक्साइड है? क्या ये ऑक्साइड है? तो क्या ये हीट करने पर भी 2 ऑक्साइड दे रहा है कि नहीं दे रहा है? वो H2O भी तो ऑक्साइड ही तो है हाइड्रोजन का। यहां पर आइए, इसको हीट करने पर क्या यहां भी 2 ऑक्साइड मिल रहे हैं आपको? यस। इसको हीट करने पर क्या यहां भी 2 ऑक्साइड मिल रहे हैं आपको? यस। और इसको हीट करने पर क्या यहां भी 2 ऑक्साइड मिल रहे हैं आपको? यस। इसका मतलब अगर ये बोलता कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 प्रोडक्ट्स, तो मीनिंग अलग होता है। लेकिन बोलता अगर अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 ऑक्साइड, अब 2 ऑक्साइड दे रहा है तो ये भी दे रहा है 2 ऑक्साइड, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, सभी दे रहे हैं 2 ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन उनके ऑक्साइड के एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बन जाएगा, जिस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे बताइए मेटल का ऑक्साइड बेसिक या एम्फो, और CO2 कैसा हो जाएगा? एसिडिक। कार्बोनेट के ऊपर बात नहीं कर रहे क्योंकि ऑक्साइड नहीं, हम ऑक्साइड पे चर्चा कर रहे हैं। मुझे बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर एसिडिक, और H2O का नेचर न्यूट्रल भी या फिर एम्फोटेरिक भी, पर हम न्यूट्रल लेके चल रहे हैं पीएच के हिसाब से ना। आइए यहां पर अगर हम बात करें तो मेटल ऑक्साइड का नेचर अगेन बेसिक या फिर एम्फोटेरिक, और वाटर का नेचर न्यूट्रल। मेटल ऑक्साइड अगेन बेसिक या फिर एम्फोटेरिक। NO2 बोरिया कैसा हो जाएगा? एसिडिक। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक। यहां पर आइए मेटल ऑक्साइड बेसिक या एम्फोटेरिक, और SO3 भी कैसा हो जाएगा? एसिडिक। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछा आपसे, ध्यान दीजिएगा। आंसर आपको 1 2 और 3 में से देना है इस बार। 1 2 और 3 में से, है ना। इसको नाइट्रेट वाइट्रेट को भूल जाइए। 1 2 3 में आंसर देना। अ मेटल कंपाउंड या फिर अ मेटल सॉल्ट ऑन हीटिंग गिव्स 2 प्रोडक्ट्स। क्या क्या हो सकता है? 1 और 3, 2 प्रोडक्ट्स बोला है क्योंकि मैंने। अ मेटल सॉल्ट ऑन हीटिंग गिव्स 3 प्रोडक्ट्स। क्या हो सकता है? सेकेंड वाला पक्की बात है। अ मेटल सॉल्ट ऑन हीटिंग गिव्स 2 ऑक्साइड्स। कौन कौन हो सकता है? 1 2 3 तीनों हो सकते हैं। अ मेटल सॉल्ट ऑन हीटिंग गिव्स 2 ऑक्साइड्स आउट ऑफ विच 1 इज बेसिक। आउट ऑफ विच 1 इज बेसिक। कौन कौन है? 1 और 3 हो सकता है, क्योंकि ये बेसिक हो सकता है और ये भी बेसिक हो सकता है, इसमें तो कोई बेसिक है ही नहीं। A metal salt on heating gives 2 oxides. Out of the 2, 1 is basic and another 1 is neutral. अब पक्का हो गया कि थर्ड ही होगा, अब कोई 2 ऑप्शन नहीं आ सकता। A metal salt on heating gives 2 oxides. 1 is basic, another 1 is acidic. फर्स्ट ही होगा। A metal salt on heating gives 2 oxides. 1 is neutral, another 1 is acidic. सेकेंड ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा जिसमें शुरुआत में तो आपको लगेगा कि सब कुछ कॉमन है, लेकिन लास्ट का जो माइन्यूट डिटेल होगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, वहां से जाके आप उसको क्लासिफाई कर पाएंगे कि किसका कौन सा आंसर होगा। अब आइए सुनिएगा।
अगर हम ये फोर्थ और फिफ्थ की बात करें ना, फोर्थ के बारे में भी बेसिक और एसिडिक वाला क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन इसके लिए वो क्वेश्चन देता नहीं है। इसके लिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि अ मेटल सॉल्ट ऑन हीटिंग गिव्स टू गैसियस प्रोडक्ट। भैया मेटल ऑक्साइड जहां भी मिल रहा है ना, मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड और मेटल कार्बोनेट आपको रेसिड्यू के फॉर्म में मिलेंगे। कौन से फॉर्म में मिलेंगे? रेसिड्यू। रेसिड्यू कहने का मतलब राख, पाउडर, है ना ऐसा। ये सब उड़ जाएंगे वॉलेटाइल, और जो बचा हुआ प्रोडक्ट बचेगा, रेसिड्यू, राख जो बचेगी या जो पाउडर बचेगा, वो किसका होगा बेटा? मेटल ऑक्साइड। या फिर ये मेटल ऑक्साइड गैसियस नहीं हो सकते। मेटल ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंडर जनरली सॉलिड इन स्टेट, और कोवेलेंट कंपाउंडर जनरली लिक्विड और गैसियस इन स्टेट। तो ध्यान सुनिएगा, इस पे क्वेश्चन क्या पूछता है? मेटल नाइट्रेट पे अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। मेटल सॉल्ट ऑन हीटिंग गिव्स टू गैसियस प्रोडक्ट। क्या वो मेटल नाइट्रेट का केस हो सकता है? यस, क्योंकि ये तो पाउडर है, पर दो गैसियस प्रोडक्ट कौन मिल रहे हैं? NO2 और O2। और इनके बारे में पूछेगा कि ये जो दो गैसियस प्रोडक्ट है ना, इनके पैरा और डायामैग्नेटिक नेचर पे क्वेश्चन आता है। किस पे आता है? पैरा और क्या NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है बेटा? यस। तो NO2 इज पैरा, और O2 के बारे में मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी आता है कि ये होता है पैरा। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि टू गैसियस प्रोडक्ट बोथ आर पैरामैग्नेटिक, या वन इज भूरिया, वन इज कलरलेस, O2 इज कलरलेस, है ना। तो आइए अब इस पे डिटेल पे चलते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आया देखिए ध्यान से। मेटल कार्बोनेट को हीट करने पर बन गया मेटल ऑक्साइड और CO2। एसिडिक और बेसिक नेचर पे बात कर रहा हूं। मेटल के ऑक्साइड का नेचर जनरली बेसिक, कभी कभार एम्फोटेरिक, लेकिन CO2 का नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक। एग्जाम्पल्स के ऊपर आते हैं, एग्जाम में क्या रिएक्शन दी जा सकती है हमें। तो कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एक कंपाउंड्स के नाम हैं जो हमें धीरे धीरे याद करने। इधर देखिएगा 10th क्लास में पढ़ी हुई चीजें, अगेन यहां पर आप देखेंगे तो रिएक्शन देखकर ही याद आ जाएगा आपको। CaCO3 को आप क्या कर रहे हो बेटा? हीट कर रहे हो। क्या 10th में हम कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग पढ़ लेते हैं? यस, अपने को कम से कम ऊपर का कुछ भी नहीं पता, पर इसकी रिएक्शन तो मेरे हिसाब से हर बच्चा लिख सकता है, CaO प्लस CO2। बस इसी को हमने जनरलाइज कर दिया। हम क्या बोल रहे हैं कि मेटल कार्बोनेट को हीट करने पर क्या मिल रहा है? मेटल का ऑक्साइड और CO2। हाँ, फॉर्मूला जो ऑक्साइड का बनेगा वो आपको बनाना आना चाहिए। वो निर्भर करेगा कि मेटल के ऊपर कितना चार्ज है, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बट ये जनरल फॉर्मूला। मुझे बताओ CaCO3 का नाम क्या होता है? बहुत बढ़िया। स्कूल का नाम बताओ। ये तो घर का नाम बताया तुमने। चूना। बहुत बढ़िया। चूना लगाना पेपर वाले को, मुझे मत लगाओ। अब बताओ आगे। लाइमस्टोन। हम ओर्स के नाम याद कर रहे हैं। किसके नाम याद कर रहे हैं? ओर्स। मेटलर्जी चैप्टर सिलेबस से हट गया है, लेकिन नाम नहीं हटे। ठीक है, नाम याद होने चाहिए। इसका नाम क्या होता है? लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट तो बता ही दोगे, उसमें तो क्या ही है ना। वो तो नर्सरी का बच्चा जिसको केटाइन एनायन सिखा देंगे वो ही बता देगा कि इसको कैल्शियम और उसको कार्बोनेट बोलते हैं। तो अपने को नाम कौन सा याद रखना है? लाइमस्टोन, है ना। CaCO3 को लाइमस्टोन बोला जाता है। ओर का नाम है, पता होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, कैल्शियम का ऑक्साइड बेसिक होगा या एसिडिक होगा या एम्फोटेरिक होगा? बेसिक, क्योंकि ये जनाबे अली में नहीं आ रहा है। और ये कैसा हो जाएगा? एसिडिक। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। मान लीजिए मैंने आपको दिया गया बेटा ZnCO3 और हीट करा। मुझे बताइए क्या ये मेटल कार्बोनेट है या नहीं है? किसी भी मेटल कार्बोनेट को हीट करने पर क्या मिलेगा? मेटल का ऑक्साइड और CO2। मुझे बताइए यहां पर जो जिंक ऑक्साइड मिला है, ये बेसिक होगा या एम्फोटेरिक होगा? एम्फोटेरिक। जनाबे अली में आता है ये एम्फ होगा। और ये कैसा हो जाएगा? एसिडिक। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन देता कि मेटल कार्बोनेट, दोनों ही मेटल कार्बोनेट है, दोनों के लिए दे दिया। अब मेटल कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स वन एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड वन एसिडिक। फर्स्ट होता है, सेकंड होता है? वन बेसिक एंड वन एसिडिक, फर्स्ट हो जाए। अच्छा, ZnCO3 का नाम? बहुत बढ़िया, कैलेमाइन और बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जिंक कार्बोनेट नहीं बोलना है, कैलेमाइन बोलना है। आगे थर्ड नंबर पे आते हैं। मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दिया गया। हम लोग अगर कंडीशन की बात करें तो एक कौन सा एग्जांपल ले लें? चलिए हम लोग ले लेते हैं BeCO3। चलो एक ये ले लेते पहले। आइए इस पे एक पॉइंट भी लिखना हमको, तो नोट बना के लिखवा देंगे। ध्यान सुना, अगर आप BeCO3 को हीट करेंगे, ध्यान सुनिएगा, तो क्या ये मेटल का कार्बोनेट है या नहीं है बेटा? है। और कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो इसका मतलब है वो कन्वर्ट हो जाएगा मेटल के ऑक्साइड में और CO2 में। ये आपने दे दिया। जब ये कार्बोनेट और ऑक्साइड, सॉरी, कार्बोनेट को हीट करने पर ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट होगा, मुझे बताइए क्या ये भी जनाबे अली में आता है या नहीं आता? आता है। तो ये कैसा हो जाएगा? M4। ये कैसा हो जाएगा? एसिडिक।
लेकिन इसके बारे में एक पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है, पहले यहां तक आ जाइए, नोट में लिखाता हूं फिर। तो ये जनरल रिएक्शन है कि भाई किसी भी मेटल कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हैं तो मेटल का ऑक्साइड और CO2 आपको मिलता जा रहा है। और ये जो प्रोसेस अभी आपके सामने चल रही है ना मेटल कार्बोनेट को हीट करने की, ये प्रोसेस आप जब मेटलर्जी चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पर दो नाम आते हैं, एक आता है कैल्सिनेशन और एक आता है रोस्टिंग। तो ये कैल्सिनेशन की प्रोसेस चल रही है बेटा। वहां पर आप कैल्सिनेशन के नाम से पढ़ते थे, बट अभी हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं तो आप कैल्सिनेशन वगैरह या मेटलर्जी हमारे सिलेबस में नहीं रह गया, लेकिन नाम हमें कम से कम पता होना चाहिए कि कैल्सिनेशन में हम लोग क्या करते थे, मेटल कार्बोनेट को हीट करके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता था, कैल्सिनेशन। तो चाहो तो बाजू में लिख लेना कैल्सिनेशन प्रोसेस ना, इन सबको कॉमन करके लिख लेना कैल्सिनेशन। ये सब कैल्सिनेशन की प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाई चांस कभी नाम यूज कर ले तो ये कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है। मेटलर्जी में सिलेबस में था पहले, बट अब मेटलर्जी ही नहीं रहा तो इसको भी छोड़ दें, लेकिन प्रोसेस यही होती है, मेटल कार्बोनेट को हीट करके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना इज नोन एज कैल्सिनेशन। चलिए अब देखिए ना, ये जो थर्ड नंबर पे एग्जांपल लिखा हुआ है BeCO3, आइए इस पे चर्चा कर रहे हैं, क्या पॉइंट है ध्यान सुनिएगा। बेरिलियम कार्बोनेट जो होता है ना, इसका थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम होने का मतलब है ये बहुत आराम से डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। एक्चुअल में ये जितने भी कंपाउंड आप डिकम्पोज कर रहे हो ना, कार्बोनेट वार्बोनेट या जो भी हाइड्रोक्साइड या ये सब जो हमने लिखे हुए थे ना, ये जितने भी कंपाउंड को आप डिकम्पोज करोगे ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड है बेटा। आयनिक कंपाउंड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो इनको डिकम्पोज करना आसान होगा या मुश्किल होगा, मुश्किल। तो एक जनरल बात आपको समझा रहा हूं, काम आती रहेगी बीच बीच में। यहां पर जब भी आप किसी आयनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करने जा रहे हैं, जनरल बात है ना, तो जनरली जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर होता है वो 500 या 500 से ऊपर होता है। 500 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा टेम्परेचर पर डिकम्पोज होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं। सब नहीं, कुछ कुछ कम पे भी हो जाते हैं, बट जनरल ये बिहेवियर है कि जो मेटल के सॉल्ट्स होते हैं उनको जब आप हीट करने जाओगे तो वो 500 या 500 से ऊपर डिकम्पोज होते हैं। लेकिन ये जो बेरिलियम का कार्बोनेट है ये रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है। किस पे डिकम्पोज हो जाता है, रूम टेम्परेचर। बाकी 500 डिग्री पे हो रहे हैं और ये 25 डिग्री पे हो रहा है, इसका मतलब है इसका डिकम्पोजिशन बहुत आराम से हो रहा है। आराम से क्यों डिकम्पोज हो जा रहा होगा, क्योंकि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो जरा सी हीट मिलने पर ही ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए आपने लेबोरेटरी में बेरिलियम का कार्बोनेट स्टोर कर रखा है डब्बे के अंदर। मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट कराना है कुछ भी, और वहां पर हमको बेरिलियम कार्बोनेट की रिएक्शन किसी ए नाम के कंपाउंड से करानी है। तो हमने ए को लिखाया, एक कटोरी में निकाल लिया ये कि भैया इसकी रिएक्शन कराएंगे, और इधर से BeCO3 लिया। BeCO3 आपने जैसे निकाला रूम टेम्परेचर पे आ गया, ये रूम टेम्परेचर पे आते ही ये टूट गया। टूट के क्या बन गया, BeO प्लस CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ गई, बचा कौन, रेसिड्यू ये। तो रिएक्शन करना BeCO3 को था ए से, और करके कौन चला गया, BeO। प्रॉब्लम हो गई कि आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये जाके क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और इसीलिए अगर मान लीजिए मुझे BeCO3 की ही रिएक्शन ए से करानी है तो पहले मुझे BeCO3 को डिकम्पोज होने से बचाना है, और या फिर BeCO3 को स्टेबल बनाना है। और बेटा इस स्टेबिलिटी को लाने के लिए हम लोग ली शैटलियर्स प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है कि भाई आप जानते हो कोई भी रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जा रही है तो उसको अगर बैकवर्ड लाना है तो आप कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर में चेंज कर सकते हैं। यहां पर हम कंसंट्रेशन का खेल खेलेंगे। क्या खेल खेला जाएगा, ध्यान सुनिएगा। हम उस कमरे में जहां पर इसको स्टोर करना है वहां CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते ही क्या होगा, रिएक्शन जो फॉरवर्ड जा रहा था वो बैकवर्ड आ जाएगा। तो BeCO3 जो डिकम्पोज हो रहा था वो वापस से BeCO3 में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट होता है। तो नोट बना के स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा BeCO3 decomposes easily. BeCO3 decomposes easily. Therefore, it is stored in BeCO3 decomposes easily. Therefore, it is stored in CO2 environment, carbon dioxide environment, to make it stable.
तो बेरिलियम कार्बोनेट जो है वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है, तो इसीलिए हम उसको CO2 एनवायरमेंट में स्टोर कर देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल। कहानी आपको समझा दिया, पूरा रिएक्शन नहीं लिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्टेबल कैसे करा, समझा दिया है ना। इसके अलावा मान लीजिए आपको एक और, इसमें ये तो थर्ड रिएक्शन हो गई, मान लीजिए एक और रिएक्शन मान लो मैंने दिया FeCO3, ध्यान से देखिएगा, मुझे बताइए FeCO3 आपको दे दिया गया, इसको अगर आप हीट करेंगे, क्या ये मेटल का कार्बोनेट है या नहीं है बेटा, है। और मेटल कार्बोनेट को हीट करने पर क्या बन जाता है, मेटल का ऑक्साइड और CO2। तो इसको जो FeCO3, इसको सिडेराइट और बोलते हैं, है ना। तो ये कुछ नाम है और के, जो धीरे धीरे आप यहां पर जो लिखे हुए, लाइमस्टोन और कैलामाइन तो बहुत कॉमन से नाम है, इवन 10th वगैरह में भी अगर पढ़ा होगा ठीक ठाक तो सुन लिया होगा नाम, इतना नहीं पढ़ा तो कोई बात ही नहीं बेटा, पढ़ ही रहे। पढ़ा होने का मतलब ये बोला जाता है कि मतलब सुना हुआ हो बस, ये थोड़ी आपसे ये उम्मीद करते ही नहीं कि आपको आता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं मान के चलते हम। जब पढ़ाया जाता है तो ये मान के चलते हैं कि भाई आपने पढ़ रखा, बोलते का इसका मतलब ये होता है कि आपने कहीं नाम सुना हुआ। जैसे बोले 10th में आपने कैल्सिनेशन पढ़ा होगा, तो हाँ पढ़ा था, नाम तो सुना ही था, बस ये होता है पढ़े होने का मतलब, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमने केस पढ़ा वो मेटल कार्बोनेट का था। सेकंड नंबर का जो केस आता है या हीटिंग आता है वो आता है बेटा मेटल के बाइकार्बोनेट्स का। अब मेटल बाइकार्बोनेट्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि किसी भी मेटल के बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो बेटा इसमें ऑक्साइड बनेगा या बड़ा भाई छोटा भाई रिएक्शन होती है बेटा, बड़ा भाई छोटा भाई रिएक्शन। मतलब मेटल बाइकार्बोनेट पहले किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, मेटल कार्बोनेट में। साथ ही साथ आपको बोला था जो बच रहा है उसके ऑक्साइड्स बना दीजिए, दैट इज CO2 एंड H2O, ये मिल जाएगा। इनके ऑक्साइड्स के नेचर के ऊपर अगर हम लोग बात कर लें एक बार, तो वापस से यहां पर लिख दे रहा हूं, CO2 का नेचर कैसा हो जाएगा बेटा, एसिडिक, और H2O का नेचर हम लोग pH के हिसाब से क्या मान के चल रहे हैं, न्यूट्रल। एग्जाम्पल इसके लिए जो हमें पढ़ना है, तो मैंने आपको बोला कि हमारे सिलेबस में एस ब्लॉक में एक प्रोसेस आया करती थी, सॉल्वे प्रोसेस। ये प्रोसेस और कुछ नहीं, 10th में आपने पढ़ा है, बेकिंग सोडा को हीट करके आप क्या बनाते थे, वॉशिंग सोडा। तो बस हमें वो एग्जाम्पल धीरे धीरे, आप सब पढ़ा हुआ है 10th में, आपने मैक्सिमम चीजें पढ़ी, बस उसको रिकॉल करने की जरूरत है ताकि हम रिलेट कर पाए बहुत आसानी से। बेटा याद करिए, मेटल बाइकार्बोनेट कहने का मतलब है, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या ले लिया, NaHCO3। अब आपको सपोज एग्जाम में ऐसा रिएक्शन दे दिया, आपको कई बार ऐसा दिया जाता है, कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स A + B + C, बताइए प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, आपको रिएक्शन देखनी है। क्या यहां पर हीट देखते ही दिमाग में हीटिंग इफेक्ट आ जाना चाहिए बेटा, यस। और हीटिंग इफेक्ट में आप देखो रिएक्टेंट एक ही है ना, तो एक कंपाउंड को जब भी आप हीट करोगे वो 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में ब्रेक करेगा, और आपको पहचानना पड़ेगा कि ये मेटल का कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है या नाइट्रेट है या सल्फेट है, क्या ये मेटल का बाइकार्बोनेट है या नहीं बेटा, है। और मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करने पर बड़ा भाई छोटा भाई रिएक्शन हो जाएगी, तो मेटल बाइकार्बोनेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। अब ये जो Na2CO3 बन रहा है, इनके नाम के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। NaCO3 का नाम क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, बहुत बढ़िया। एक और नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बहुत बढ़िया। अब और बताओ, बेकिंग सोडा, अभी नाम लिया भी था मैंने, है ना। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट तो अपन बोल ही देंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसी को क्या बोला जाता है बेटा, बेकिंग सोडा, ठीक है। इधर आइए, Na2CO3 के ऊपर बात करें तो ये बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनाने की प्रोसेस चल रही है। तो मुझे बताइए Na2CO3 को क्या नाम दिया जाता है, वॉशिंग सोडा इसको नहीं बोलते, इसको सोडा ऐश बोलते हैं। ये प्रोसेस चल रही है, इसमें अभी .10H2O जब लग जाएगा तब ये क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। तो आप चाहो तो ये नाम अपने को ध्यान रखने हैं, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा। तो Na2CO3.10H2O आ जाए तो इसको आप बोल दोगे वॉशिंग सोडा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ जाते हैं इसमें 10। अच्छा बाय चांस मान लो क्वेश्चन आया कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए, इधर देखिएगा ध्यान से ना, सुन लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन ट्विस्टेड बन जाते हैं जिसमें बेस्ट ऑप्शन से आंसर देना होता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए, तो वैसे तो फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। अब मान लो ऑप्शन में Na2CO3.10H2O दिया ही नहीं है, यही दिया है, तो फिर इसी को टिक करके आओगे मजबूरी में, है ना। तो ये ध्यान रखना, वैसे तो वॉशिंग सोडा का एक्चुअल फॉर्मूला वही है, लेकिन मान लो कोई ऑप्शन में 10H2O है ही नहीं, तो आपको फिर Na2CO3 को ही टिक करके आना पड़ेगा, फिर इसी को वॉशिंग सोडा मानना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो केस हुआ ये मेटल बाइकार्बोनेट, इसके आगे आप चाहो तो लिख लेना यूज्ड इन सॉल्वे प्रोसेस। ये रिएक्शन जो है सॉल्वे प्रोसेस की रिएक्शन है। कभी बाई चांस क्वेश्चन में घुमाने फिराने के लिए नाम दे दिया कि
इन सॉल्वे प्रोसेस अ कंपाउंड ए इज हीटेड टू गिव 3 प्रोडक्ट्स ए बी सी, इस तरह से दे दिया तो सॉल्वे प्रोसेस बस नाम हिंट में होना चाहिए कि भाई ये सॉल्वे प्रोसेस होती है। थर्ड नंबर पे बेटा जो हीटिंग इफेक्ट आ जाता है हमारे सामने वो आता है मेटल हाइड्रोक्साइड का। और अगेन आपको बोला हुआ है कि किसी भी कंपाउंड को जब आप हीट करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है खुद के ऑक्साइड में, और साथ में जो प्रोडक्ट वो रिलीज कर रहा होगा तो यहां पर ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में क्या दे देगा बेटा, H2O। मेटल ऑक्साइड का नेचर या तो बेसिक या फिर एम्फोटेरिक, और H2O को हम लोग यहां पर पीएच के बेसिस पे न्यूट्रल कंसिडर करके चल रहे हैं। ये जनरल रिएक्शन अभी आपके सामने लिखी हुई है हाइड्रोक्साइड की, इसको नोट डाउन कर ले, इसके एग्जांपल्स वगैरह कल डिस्कस करेंगे। तो जो कॉमन रिएक्शन आपको बताई गई है एक बार उनको देख के आ जाना कि भाई किसमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है, ताकि एक बार रिवीजन भी फटाफट हो जाएगा।